क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना वो ये नहीं होता कि आप एक कठिन क्वेश्चन बनाओ। एग्ज़ाम ये होता है। एक बार मैं जैसे एक मॉक लिख रहा था तो मैंने सोचा था कि उसमें लाइक 85 मार्क्स प्लस आएंगे, बट उसमें मेरे 75 आए थे। तो मैं डिमोटिवेट हुआ था, मेरे को एक दो दिन ऐसा लगा था कि लाइक मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। बट फिर सर मैंने तो आप क्या मानते हो, क्योंकि आप लोग रैंकर्स हो ऑलरेडी, आप क्या मानते हैं कि प्री डिटरमाइंड आप अगर माइंडसेट रखते हो कि ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसका फ़ायदा या नुकसान है? बिल्कुल सर। सबसे पहली चीज़ तो सर अपना गोल डिसाइड कर लो। पहला पॉइंट, आपका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए जितने एफर्ट्स भी लगाने वो अपने, जैसा बच्चे ने बोला कि एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। इनका तो आ गया रैंक, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि हेलो दोस्तों, सो मेरे साथ सिंगल डिजिट रैंकर्स एक्चुअली दो लोग बैठे हैं, XE AIR 1 और XE AIR 4। XE AIR 1 कुशाग्र मिश्रा और XE AIR 4 रजत पारिक। सो हम इन लोगों से बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इनका माइंडसेट क्या था एग्ज़ाम से पहले, और ये जो रैंक इन्होंने फोड़ा है तो इसके पीछे कितनी मेहनत और क्या प्लानिंग रही है। तो सबसे पहले कुशाग्र, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स। यही कॉम्बिनेशन था पेपर में? यस यस। अच्छा, रजत आपके? मेरे सर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड बेसिक थर्मोडायनामिक्स था। अच्छा, तो जैसे कि ये जो एक सी का पेपर है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में पूरे गेट पेपर में अलग पैटर्न लेकर आता है, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने रहते हैं एग्जाम से जस्ट पहले। और इसमें सर मुझे लगता है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या है? मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स आप फ्लूइड भी जानते हो, आप थर्मो भी जानते हो, और आप सॉलिड मैकेनिक्स भी जानते हो। तो आप जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसके पीछे आपका थॉट क्या था? सो मैंने अपने सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट करे थे। तो मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स के लिए अपेयर करूँगा। तो मैंने उस हिसाब से ही, मतलब मेरे पेपर में वही स्ट्रैटेजी थी। मैंने थर्मोडायनामिक्स का देखा नहीं था सेक्शन उस फोकस, वो इसलिए क्योंकि आगे जाके मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स ही दिखाने थे अपने स्कोर कार्ड पे कि दिस इज़ दी सब्जेक्ट्स जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, हाँ। स्पेसिफिक रीज़न? वो आगे जाके मेरे फिर रिसर्च इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं वो आ जाएंगे, तो इस वजह से मैं किसी को अप्रोच करूँगा तो बता सकता हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स में मेरी मास्टरी है। आपका? सर मेरा तो ऐसा था कि फर्स्ट तो डिसाइडेड था कि फ्लूइड मैकेनिक्स ही रहेगा, पर सेकंड मैं दोनों ही था कि मैं चूज़ कर लूँगा, लाइक क्लास में 2 महीने बचेंगे तब चूज़ कर लूँगा। बट सर फिर बेसिक थर्मोडायनामिक्स का मैंने रिवीजन 2-3 बार कर लिया था, और सर की एक सीरीज़ भी आ गई थी दोबारा, तो वो करी थी 2 बार, तो प्रैक्टिस हो गई थी। प्लस मेरे पास NTPPs थी, तो एक्स्ट्रा मेरे पास प्रैक्टिस थी, मैंने ज़्यादा कर लिया था। और PYQs तो थे, तो मेरा ऐसा लाइक लास्ट में 1 महीने मेरे को ऐसा लगा कि लाइक मेरी बेसिक थर्मोडायनामिक्स ग्रिप है वो अच्छे, मैं उसमें ज़्यादा ले आऊँगा, ऐसा था। तो इसलिए फिर मैंने लास्ट में ये चूज़ कर लिया था। तो आप क्या मानते हो, क्योंकि आप लोग रैंकर्स हो ऑलरेडी, आप क्या मानते हैं कि प्री डिटरमाइंड आप अगर माइंडसेट रखते हो कि ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसका फ़ायदा या नुकसान है? नहीं सर, लाइक मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर 2 मिनट या 3 मिनट आप फास्ट फॉरवर्ड आप एक बार कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली ऐसा था कि एग्जाम प्रेशर ऐसा था कि वो शायद मैंने मिस कर दिया, वो मेरे को याद था बट हो गया। बट आप अगर हो सके 2 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट में आप एक बार गो थ्रू कर जाइए, लाइक 5-10 क्वेश्चन भी चेक करो तो आपको पता चल जाएगा लेवल का। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको अगर चूज करना है तो फिर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एग्जाम हॉल ना हाँ, 2-3 मिनट से सर आगे का फिर पूरा 1 घंटा बच जाएगा हाँ आपका। हाँ हाँ। तो ये क्या होता है ना सही सर, क्वेश्चन पेपर का टैब होता है, उस पर क्लिक करो तो सारा पेपर ही सामने आ है। गया। और अगर हो सके तो 2 मार्क्स क्वेश्चन देख लो फटाफट, तो उससे ज्यादा पता चल जाएगा। और NAT चेक कर लो, हाँ, उससे लेवल का पता चल जाएगा। ये पॉइंट की बात है, बहुत क्योंकि अच्छा है। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना वो ये नहीं होता कि आप एक कठिन क्वेश्चन बनाओ। एग्ज़ाम ये होता है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन और क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, है ना। क्योंकि आप एक कठिन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। आपने 4 इजी क्वेश्चन उसके चक्कर में छोड़ दिए तो आपका नुकसान होने वाला है। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम है जैसे एक्सी, इसमें अगर मैं कहूँ कि मैथ्स और एक्टिंग, इसका आप लोगों का क्या प्लान था? आपका पहले कुछ मैथ्स के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया था। मैंने 2-3 टेक्स्ट बुक्स रेफर करी थी। आई थिंक सिलेबस प्रीटी मच कॉमन है शायद इन ऑल गेट सब्जेक्ट्स मैथ्स का। तो इट वाज मतलब प्री प्लान था वो। तो
लाइक आई हैड यूज, जैसे मैंने बोला था, एक टेक्स्ट बुक थी, उससे पढ़ के पेपर में जो क्वेश्चन थे वो मोर लेस सिमिलर ही थे। तो आपने PYQ देखा था? मैंने एक्सी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे, उसमें जो मैथ्स का सेक्शन था वो मैंने अलग से सॉल्व करा था जस्ट। अच्छा, आपका सर क्या मेरा था? तो लाइक आई मतलब जी एडवांस का प्रिपेयर किया था, आईआईटी बैकग्राउंड है तो मेरा एप्टी तो अच्छा था ही, मेरे को कॉन्फिडेंस ही था, एक बोल सकते हैं। तो और प्रैक्टिस के लिए मैंने जितने भी थे लास्ट 10 ईयर्स के थे, मैं हमेशा करता था, जैसे फ्री होता था मैं एप्टी करता था, मेरे को इंटरेस्ट लगता था तो मैं हमेशा 1 आवर का निकाल के और टाइमर सेट के करता था, तो मेरी प्रैक्टिस हो गई। मैंने सारी ब्रांचेस के कर रखे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था एप्टी, तो ये कर। और मैथ्स के लिए मतलब ऑलमोस्ट कॉमन ही था, 2-3 वो थे, वो मैंने थोड़े पढ़ लिए थे। और प्रैक्टिस के लिए मैंने फिर PYQ दिए। PYQ से सर ऐसे आइडिया लग गया था कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसी टाइप से फिर प्रैक्टिस करी थी। तो ये बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर का ही रेफरेंस लेके और करें और वही पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया रहोगे और टाइम भी बच जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंजीनियर्स है ना, उनको एप्टी में आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रजत ने मेंशन किया कि एप्टी में तो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया कि लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे उन्होंने सॉल्व किए। कारण जो मुझे समझ में आता है, क्या मैं सही हूँ आप बताइएगा, कि आपको वहाँ पर टाइमली सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। टाइम बाउंड मैनर। यस, तो मुझे लगता है कि वो एक स्पेसिफिक रीज़न है। अदरवाइज तो इंजीनियर्स को अगर 3 घंटा पूरा सिर्फ एप्टी सॉल्व करने में दे तो वो कर लेंगे, लेकिन टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एप्टी में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत तैयारी कर रहे हो, बहुत समय दे रहे हो, है ना, तो वो दिक्कत तो है एक, अगर वैसा प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक प्लानिंग होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है वो एक सब्जेक्ट का नहीं है। हालांकि आपको ये भी समझ में आता है कि वेटेज अलग अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग सेक्शन का, तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो सर रजत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो इस दौरान ना एक चीज़ मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट के माइंड में आती है, कभी कभी वो डीमोटिवेट भी होता है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे समय पे मतलब प्रिपरेशन में बहुत हल्के पड़ जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि आप डीमोटिवेट हुए, एंड हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन? सर डीमोटिवेट, हाँ सर, जैसे एक बार मैं जैसे एक मॉक लिख रहा था तो मैंने सोचा था कि उसमें लाइक 85 मार्क्स प्लस आएंगे, बट उसमें मेरे 75 आए थे, तो मैं डीमोटिवेट हुआ था। मेरे को एक दो दिन ऐसा लगा था कि लाइक मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। बट फिर सर मैंने थोड़ा रिवाइज़ किया, अच्छे से रिवाइज़ किया, कुछ जो भी कमियाँ थी वो देखा, फिर मैंने दोबारा मॉक लिखा है, 2 मॉक लिखे, दोनों में अच्छे मार्क्स आए। फिर मेरे को लगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। और एक ये भी अगर और जल्दी कॉन्फिडेंस अगर हो तो आप प्रीवियस ईयर का है ना, वो एक टेस्ट लगा लीजिए, उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो उससे और कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड पेपर है तो उसका एक रेफरेंस अच्छा रहेगा, तो आप दे सकते हैं। और तो यही है कि आप अगर टेस्ट देंगे ना उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही रहो। खुशांद्र? सो मैंने अपनी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उस दौरान मैंने थोड़ा टाइम के साथ क्लॉक करता था मैं, एंड देन उसके बाद व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं चेक करता था कि मुझे एक सेक्शन करने में कितना टाइम लगा। बट आई सपोज कि मोर और लेस किसी पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आ रहे थे, तो स्पेटी मतलब विद इन दैट रिगार्ड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो। तो आपको क्या डिफरेंस लगा, जैसे आप कॉलेज के लिए भी पढ़ रहे थे, गेट के लिए भी पढ़ रहे थे, बट व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा स्टक करते हैं कि क्योंकि उनकी आदत होती है लास्ट नाइट स्टडी वाली। तो हाउ यू फील कि गेट प्रिपरेशन इज डिफरेंट देन द सेमेस्टर एग्जाम? फिर सेमेस्टर एग्जाम जब थे तब तो ऐसा होता था कि लाइक एक सेमेस्टर का फिक्स होता था, लाइक 4 या 5 सब्जेक्ट होते थे और मटेरियल भी होता था, ट्यूटोरियल्स दिए होते थे, फिक्स था। तो वो और सब साथ ही थे तो पता रहता था क्या क्या आता है, प्रीवियस क्वेश्चन भी थे, सीनियर्स के साथ डिस्कशन भी था, प्रेडिक्टेबल था वो। तो उसका एक स्टैंड वो था कि अगर थोड़ा अच्छे से 3-4 दिन में अगर अच्छे से यूट्यूब NPTEL को फॉलो करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा, उतना नहीं था। बट गेट का तो ऐसा था सर, क्योंकि हमें नई क्वेश्चन, नई कॉन्सेप्ट आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, न्यू क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, तो उसका थोड़ा ये इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होगी। और वो थोड़ा सब्जेक्टिव था हमारा, तो IIT में लाइक सर सब्जेक्टिव था, 10 मार्क्स 15 मार्क्स ऐसे था, तो अगर पूरा नहीं कर पाए तो भी हमें पार्शियल मार्किंग मिल जाता था, तो इतना स्ट्रेस नहीं था। बट गेट में तो ऐसा था सर कि लाइक अगर आप 0.1 से अगर रेंज से बाहर हो गए तो आपका पूरा 2 मार्क्स चला जाएगा, तो ये फर्क था। यहाँ पर बेटा मैं पूछना चाहूंगा, आपके यहाँ रिलेटिव ग्रेडिंग होती थी, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती सर थी? हमारे यहाँ रिलेटिव रिलेटिव ना, तो रिलेटिव में तो और भी हाँ रिलेटिव तो टेंशन नहीं होती थी, लाइक अगर हार्ड पेपर है तो हमारा ऐसा था कि अगर तो हार्ड है तो सबके लिए हार्ड, तो वही था। सो कुछ अगर इस पे आप भी कुछ? हमारे यहाँ कॉलेज में जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम करते थे वो आई थिंक गेट के कंपैरिजन में सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते थे।
अच्छा तो इसलिए शायद मतलब जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, इवन थर्मोडायनामिक्स कंसेप्चुअली शायद बहुत स्ट्रांग होने का एक रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज जो क्योंकि हमारे यहाँ पेपर्स सब ओपन बुक होते थे। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो ओपन बुक पेपर्स में क्या होता है कि आप प्रोफेसर बोलता है आप कोई भी बुक रेफर करो, बट वो क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं कि बुक में मिलेंगे नहीं। बुक में तो नहीं मिलेंगे, बट अनलेस आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओपन बुक में एक्स्ट्रा टाइम देते थे कि नहीं देते थे कि चलो 3 घंटा हो गया, चाय मंगवाता हूँ और ले लो टाइम? कभी कभी प्रोफेसर्स डू दैट, बट मतलब ऐसा होता था कि पेपर में सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चंस है 3 घंटे के लिए, बट वो ऐसे है कि वो 6-7 क्वेश्चन भी शायद 3 घंटे में ना सॉल्व हो पाए। तो उससे आई थिंक एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से गेट इज प्रीटी इजी उस रिगार्ड में। बट सर ये मेरे ख्याल से एक्सेप्शनल केसेस है कुछ एक। ज्यादातर तो ये है कि सेमेस्टर एग्जाम्स प्रिडिक्टेबल होते हैं, है ना, मतलब ये तो इनके लिए हाँ इनके लिए बस इन्हीं के लिए है, तो उसमें बहुत चैलेंजिंग हाँ, क्वेश्चन मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब हर जगह नहीं। एक्चुअली क्या है सर, ओपन बुक होता है उसमें प्रॉप बहुत मेहनत करता उसमें ऑब्वियसली हाँ। सही बात है। उसमें प्रॉप ज्यादा मेहनत करता है। उनको उस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करना है ना। हमारे भी जैसे कॉलेज में था, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो एक टीचर ऐसा करते थे, बाकी सब लोग तो नॉर्मल करते थे, वो ओपन बुक रखते थे और वो इस तरह की चीजें पूछ लेते थे कि मतलब आप ढूंढते रहो और वो कहते थे टाइप तो लिमिटेड है। चाहिए, मतलब आई ऑलवेज फील कि यार ओपन बुक ही आपकी रियल जो आपने चीजें सीखी हैं उसको टेस्ट करती हैं। बिल्कुल। अब प्रोफेसर्स की बात हुई है तो हम एजुकेटर्स बैठे हैं यहाँ पर। जो जितने एजुकेटर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सब ने ऑफलाइन भी पढ़ाया है और ऑनलाइन की दुनिया में भी कमाल कर रहे हैं। तो डिफरेंस तो समझ में आता है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का तो प्रिपरेशन ऑनलाइन हुआ है अभी, तो ये जो ऑनलाइन है, एक तो बहुत कंटेंट इधर उधर फैला हुआ है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और करना चाहते हो क्या? अभी तो मुझे लगता है कि यही एक ऑप्शन है जिससे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑनलाइन बेस्ट है, मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन मैं जो रैंकर्स हैं उनसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ करके दिखाया है। तो आप किस तरीके से फॉलो किए? क्योंकि एक जो जैसे मैंने कहा कि बहुत फैला हुआ स्कैटर्ड वो है कंटेंट, कहीं कुछ है कहीं कुछ है ना, तो आपका क्या प्लान था ऑनलाइन का? मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड बुक तो होनी चाहिए, हाँ, एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक किसी इंस्ट्रक्टर को फॉलो कर सकते हो, या आपके पास लेट्स से अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो फिर आपके पास एक ऑफलाइन मीडियम तो है ही, बट इफ अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो यू शुड हैव वन स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बुक, एंड आप उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप किसी इंस्ट्रक्टर के सीरीज फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको। अरे इसमें ना एक क्वेश्चन मुझे अचानक से लगा कि आपने कहा ऑफलाइन, लेकिन हमारा एग्जाम ऑनलाइन है, स्क्रीन पर वो क्वेश्चन देखना और उस तरीके से चीजें करना, है ना, तो क्योंकि अल्टीमेटली आपका रैंक इसलिए हुआ क्योंकि आपने एग्जाम में परफॉर्म किया जो कि ऑनलाइन था। हाँ, तो उसमें आपका क्या व्यू है? ऑनलाइन एग्जाम डेफिनेटली ऑफलाइन मोड देने में थोड़ा मतलब इन कंपैरिजन टू गिविंग इट ऑफलाइन, ऑनलाइन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट आई थिंक दैट इज समथिंग जो यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू, बिकॉज़ मेनली कैलकुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू भी एक वो सबसे ज्यादा वर्चुअल कैलकुलेटर आपने कैसे मैनेज किया? सो मतलब मेरे केस में मैं आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन एक फिजिकल कैलकुलेटर के साथ करी है, तो in that regards मैं थोड़ा I was lacking in the paper. I think मैंने 2-3 क्वेश्चन शायद इस वजह से भी गलत करे। तो लैग करने के बाद फर्स्ट रैंक है। हाँ, मतलब ये बात जो है, दोस्तों इनका तो आ गया रैंक, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि वर्चुअल कैलकुलेटर प्रैक्टिस की जरूरत है। आप मानते हो इस बात को? I think दैट्स व्हाट ही इज सेइंग ना सर, नहीं तो 2-3 क्वेश्चंस और सही हो जाते। फॉर्चुनेटली इस बार सर कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं थे, एक्सीबी में भी एक्सीडी में भी। सर एक्सीडी में तो
मतलब आई कैन गिव मोर इनसाइट अबाउट एक्सीबी सर। कहीं पे भी 2-3 लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन थी नहीं। ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो, वो फ्रिक्शनल हेड लॉस वाला फार्मूला लगा के वो डायमीटर निकाल, मतलब कुछ था ही नहीं सर, कैलकुलेशन कहीं थी सर, नहीं पूरे कुछ पेपर। और factors सिमिलर होते हैं, एक्सीडी में भी था जैसे सर लाइक एक और फैक्टर जैसे मतलब मैंने फेस किया, लाइक ऐसा था कि जो माउस होते हैं ना, माउस जो यूज़ करते हैं सेंटर मिलते हैं, वो उनकी लाइक हो सकता है वो स्लो हो सकते हैं, ये फ़र्क होता है। तो एक प्रैक्टिस ये ज़रूरी है इसके लिए। तो जैसे मैंने सबसे पहले एक वीडियो देखा था कि कैलकुलेटर ये सारे जो पॉइंट है मतलब उनके कैसे वर्क करते हैं, मैंने वो आराम से देखा था, लाइक आराम से देखा। फिर मैं जब एग्जाम देता था, मैं जो प्रैक्टिस करता था पीवाई की, वो भी मैं उसी पे करता था, वर्चुअल पे करता था। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं तो मतलब मेरे तो हाथ पे क्लिक हो गया था, मैं तो उसी पे करता था, मेरे तो एकदम ईजी हो गया था कि एकदम ऐसा लगता था कि ये तो नॉर्मल एग्जाम ही था। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आप पहले नहीं, लाइक आप अगर अब जैसे अभी मार्च से स्टार्ट करो तो कोई अभी मत करो, जैसे आप फरवरी में एग्जाम है तो आप जनवरी का लेके चले, जनवरी के स्टार्ट कर दीजिए और हर एग्जाम दो तब उसी से दीजिए, और आप प्रैक्टिस करो तो भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगे कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा होगा, बट एक्चुअली वो इवेंचुअली वर्थ इट होगा। वो आपको एग्जाम में वो आपको बहुत स्मूथली होगा सब कुछ, आपको फील ही नहीं होगा कि आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको लगेगा कि दिस इज लाइक नेचुरल जो आप दे रहे हैं वही होगा। तो ये रजत, आपने जो बताया कि लास्ट मंथ में मुझे वर्चुअल कैलकुलेटर लिया आपने सजेस्ट किया, आप तो AIR-4 हो ना। मैं अपने हिसाब से एक बात सोचता हूँ, हाँ ना, मैं अगर करना चाहूँगा तो मुझे तो लगता है कि 3 महीने पहले कम से कम, हाँ ना, मैं वर्चुअल कैलकुलेटर में जाऊँगा, क्योंकि उसमें कोई टायर 3 के हाँ वो ब्रेकेट लगाना और वो जो चीजें हैं ना, एक जगह उसके लिए miss सर हुआ। हाँ डिटेल में एक अच्छी सी वीडियो समझ लीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ 1 महीने 2 महीने आप करोगे ना, डेली करोगे तो आपको एक अपने आप अपना वो एक हो जाएगा, एक मेमोरी बन जाएगा कि हाँ ऐसे करते हैं, तो वो बहुत ईजी रहेगा। तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत मैंने तो बहुत बार ऐसा हो गया था, मैंने सर लाइक क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को समझ आएगा कैलकुलेटर मेरे को ऐसे ऐसे डालना, ये कितनी वो प्रैक्टिस हुई थी कि मेरे, क्योंकि सर स्टार्टिंग में मैंने पहले 3-4 दिन तो मेरे ऐसा हुआ था कि मैंने जब शिफ्ट हुआ था तो मेरा पहला पेपर था, उसमें मेरे को कम रह गए थे, 3-4 क्वेश्चन मेरे रह गए थे, तो मेरे को ऐसा लगा था कि नहीं मैं तो उसी पे शिफ्ट होऊंगा वापस। बट फिर मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, अभी कम मार्क्स आए लेकिन हो सकता है इवेंचुअली मेरे बात आगे जाके फ़ायदा हो, तो फिर आगे जाके फ़ायदा ही हुआ था। वहाँ थोड़ा ऐसा लगा कि टाइम कम रहा है इसके, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है धीरे धीरे हाथ सेट होने में, बिल्कुल। बट ये अब आगे वर्थ इट होगा ये। हाँ, क्योंकि फाइनल पेपर में तो रहेगा ही, तो उसको तो पता नहीं सकते वहाँ पे। सर रजत ने जो बात बोली ना बिल्कुल सही बोली, मतलब ये लर्नर्स का सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि सर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं तो सर 1 घंटे में 5 क्वेश्चन ही होते हैं, 6 क्वेश्चन ही होते हैं, सर टाइम वेस्ट हो रहा है क्या हमारा, वो उनका एक जेन्युइन क्वेश्चन रहता है। क्योंकि सर वो वर्चुअल कैलकुलेटर जो है ना, वो एक बिल्कुल अपोजिट है सर फिजिकल कैलकुलेटर से। प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं उसमें। क्या प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मैंने वो मेंशन किया कि ब्रेकेट आप गलती से भूल गए तो वापस आपको दोबारा पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। चले अप्लाइड थर्मो में जैसे एक एफिशिएंसी क्वेश्चन आता ही है, तो उसमें नेगेटिव पावर ये सब होता है, ये प्रैक्टिस से बहुत इजी हो जाएगा, वरना टाइम लगेगा। और ये सर टाइम बचाता है, वो मैन बहुत फैक्टर करता है, आपके 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे। तो ये चीज़ें देखी है मैंने, लाइक एफिशिएंसी बहुत बार आती है, और मैन्युफैक्चर में भी माइनस पावर होता है, प्लस पावर होता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे उसमें फोर्स निकालना होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन होता है, तो उसमें ईजी रहता है, कोस साइन की वैल्यू ये निकाल, तो ये थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए अगर ये करोगे, प्रैक्टिस करो तो। बिल्कुल दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जो टॉपर्स है वो एग्जाम हॉल में नहीं होते, टॉपर्स बनते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो जो डिसीजंस लेते हैं। और मेरे पास यहाँ पर 3 टॉपर्स हैं। मुझे लगा सर ने काउंटिंग गलती कर दी क्या। यहाँ 3 टॉपर्स हैं, 2 मतलब एक्चुअली तीनों सिंगल डिजिट रैंक, 2 AIR-1 और 1 AIR-4। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा ऐसे वो 3 डिसीजंस, क्योंकि करना हम बातें वही करते हैं कि सेम सिलेबस है, सेम टेक्स्ट बुक है, सेम एग्जाम है, सेम टाइम है, तब भी कुछ ही लोग उस रेंज में आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। तो ऐसा क्या आपने अलग किया, वो 3 डिसीजंस? कुछ आप अगर कोई 3 चीज बोलना चाहो अपने प्रिपरेशन में। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट शायद फोकस होता है। एक फोकस्ड माइंडसेट होना चाहिए कि ये मेरा गोल है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि फोकस मतलब एक एग्जांपल कि आप फोकस्ड किस चीज में कैसे? इन द सेंस प्रायोरिटीज फिक्स होनी चाहिए कि हाँ। मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ये गोल्स हैं, बाकी सब चीज़ें साइड में रहनी चाहिए, ये मेरा मेन टारगेट होना चाहिए। उसके अलावा एक विल पावर या बोल सकते हो हार्ड वर्किंग मेंटालिटी कि मैं उसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ। आई थिंक ये दो चीज़ें हैं तो आप शायद यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक।
ये मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें। सर लाइक एक तो ये कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, लाइक कभी भी स्टार्ट करते हो, आप एक पहले डिसाइड कर लीजिए कि लाइक आप फॉलो लाइक किसको फॉलो करेंगे, लाइक एक स्ट्रक्चर वे में लाइक आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लाइक कोर्स का एक फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं अलग अलग नहीं करेगा, आपका टाइम बचेगा और आप अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए कि आपने मैंने जो जिनसे सर से पढ़ा है वो अच्छा पढ़ाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कहीं और से पढ़ लेता तो वो कोई दिक्कत नहीं, आपको इवेंचुअली थ्योरी वो तो सब वही रहेगी और जो आपके मार्क्स वो बढ़ेंगे वो इवेंचुअली प्रैक्टिस करोगे ना आप ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने आप वो हो जाएगा। वो जैसे एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आएंगे तो उनको हैंडल करना आप सीख जाओगे। तो मैं तो ये फर्स्ट रहेगा कि आप एक अच्छा कोर्स ले लीजिए, सही रहेगा, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आराम, तो लाइक उससे स्ट्रक्चर भी रहेगा, आपके पास रहेगा सब कुछ, डीपी प्रैक्टिस सीट सब कुछ रहेगा, PYQ आप कर ही रहे हो तो एक वो रहेगा। प्लस में लाइक आप जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस अपने आप आता रहेगा और अगर ज़्यादा लाइक और आप PYQs करोगे तो उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उनके करने से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है तो सही रहेगा। और बाकी तो और जब अगर अच्छी डायरेक्शन में अगर अच्छे मार्क्स आते रहते हैं एग्जाम में तो फिर लगता नहीं कभी डिमोटिवेट होगा, ऐसा लगता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं तो अच्छा ही होगा, तो यही रहेगा मेरे हिसाब से। तो नहीं तो बिल्कुल सर। सबसे पहली चीज़ तो सर अपना गोल डिसाइड कर लो। पहला पॉइंट, आपका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए जितने एफर्ट्स भी लगाने वो अपने, जैसा बच्चे ने बोला कि एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, मतलब एकदम। और कंसिस्टेंसी सर सबसे इंपॉर्टेंट है। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं बिल्कुल, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब कभी 10 घंटा पढ़ रहे हो ठीक है, कभी ऐसा भी मौका मिलेगा आपको कि जहाँ पर आपकी तबीयत खराब है या कुछ है या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस दिन भी आप पढ़ाई करो। ट्रैवलिंग कर रहे हो सर, रिवीजन तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर। सर्दी जुकाम है कुछ तो करो लेकिन रुको मत सर, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक जो इनर्सिया आ जाता है ना सर बीच में, तो फिर उसे रिकवर करने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ सर ये फेस हुआ था लाइक, हाँ एक बार तो बीमार हो गया था बीच में तो 2-3 दिन, तो फिर जब लास्ट फिर 2-3 दिन बाद जब एग्जाम दिया तो ऐसा लगा था कि लाइक कैलकुलेशन स्लो हो गई है और चीज़ें थोड़ा कम याद आ रही थी। तो हाँ रिवीजन और कंसिस्टेंसी तो ये ज़रूरी है, ये तो लाइक ये तो फील किया है। अब अगर पूरे दिन में अगर थोड़ा कम बिजी हो तो आप हो सकते हैं या अपना फेवरेट सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए, वो थोड़ा इजी रहेगा मेरे हिसाब से। या फिर एक छोटा कोई टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट। एप्टीट्यूड, हाँ मैं तो एप्टीट्यूड करता था वैसे, फ्री टाइम में यही करता था मोस्टली, तो थोड़ा इंटरेस्ट रहता था और थोड़ा कंटेंट मतलब जुड़ा रहता था। लाइक कई बार ऐसे नहीं लगता था कि मैं दूर हो गया। सर वो एक वो फेमस कोट है ना, winners do not do different things, they do things differently. यस बिल्कुल सर। यस सर। देखिए मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली, और यहाँ पर एजुकेटर्स हैं हम, तो हमारा तो प्रोफेशन ही है, मुझे हमेशा जीवन में ये महसूस हुआ है कि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो मैं हफ्ते भर कर रहा हूँ, महीने भर कर रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ, तब भी मैं मज़े ले रहा हूँ उसमें। मुझे एक हफ्ते सर रोज़ 12-12 घंटे मूवी दिखा दूँ, मैं बोर हो जाऊँगा, नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये है, और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी ये, जब आप फ्लो में आते हो, आप तो टॉपर्स हो, तो ये तो रहा ही होगा। साथ के साथ जैसे रजत ने भी मेंशन किया एक चीज़, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहला चीज़ चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, उसके रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके PYQs और नए क्वेश्चंस होने चाहिए, और टेस्ट होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ें हम हमेशा वही कहते हैं कि भाई आप जब भी हमसे पढ़ते हो, हमारे कोर्सेज में आते हो, तो हम आपको रिसोर्सेज दे दिए, आपको हमने PYQ और प्लस नए क्वेश्चंस आपको दे दिए, आपको हम टेस्ट, सिलेबस का तो बात ही नहीं है, रिसोर्सेज जब दे रहे हैं तो सिलेबस को लेकर ही दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए ये जानना जरूरी है कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। हाँ, कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चे पीछे लगे रहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे, जो शायद कभी आया नहीं है और ना आएगा। हम जरूर कहते हैं कि भाई ये देख ले, क्योंकि हम जानते हैं ना, नेचर ऑफ द एग्जाम इज कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये भी है कि जो मेन चीजें वो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद वैसी चीजों के पीछे पढ़ो। बिल्कुल। हाँ, तो सर आप, हाँ बस सर मैं तो बच्चे से ये पूछना चाहूंगा, बच्चे ने केवल एक्सी का पेपर लिखा है। जनरली ऐसा बहुत रेयर होता है जिसमें दोनों नहीं लिखे हो, केवल एक ही लिखा हो, तो क्या रीजन था कि आपने केवल एक्सी लिखा है? तो जैसे आप ME का पेपर देखोगे तो उसमें तो सिलेबस काफ़ी वाइड होता है। मोर इम्पोर्टेंटली, एटलीस्ट पर्सनली मेरे लिए, ME के पेपर में 30-40% पार्ट ऐसा था जो
मेरे इंटरेस्ट का नहीं है या जिसको लेके मैं आगे शायद वो मेरे सर ये मत पूछना कौन सा पार्ट था आप तो समझ गए होंगे। सो जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, बाकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो पार्ट्स है अच्छा। उनमें मैं आगे परस्यू नहीं करना चाहता था। सो आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड टाइम स्टडीइंग दोस पार्ट्स। तो आई केम अक्रॉस एक्सी मुझे ज़्यादा फंडामेंटल लगा, कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा चैलेंजिंग था। सो इट वाज आल्सो अ फन पेपर टू सॉल्व, Yes. बिकॉज इफ यू डोंट कुछ क्वेश्चन नहीं होता तो यू फील लाइक कि कुछ सीखने को है यहाँ पे। तो उन रीज़न से मैंने आई अपीयर्ड फॉर एक्सी। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, एंड आई एम ओवरऑल प्रीटी हैप्पी विद व्हाट आई गॉट। बिल्कुल इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और एक ये चीज़ भी होती है कि बिकॉज आई वॉज ऑल्सो क्लियर कि मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए ही जाना है। Yes. तो मेरे केस में एक्सी और एमई ऑप्शंस वाइज दे गिव मी द सेम ऑप्शन। जहाँ पे मैं एमई से भी जा सकता हूँ वो मैं एक्सी से भी कर सकता हूँ। वही चीज मैं बोला सर, गोल आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, तो उससे भी काफी चीजें खुल जाती हैं कि किस डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन को लेकर जाना है। और सर पहले कंसंट्रेटेड भी हो गया ना कि मेरे को एक्सी करना है, तो फिर वो कुछ सोच ही नहीं रहे, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्या होता है सर कि जैसे कि कोसाग्र क्लियर है कि भाई उसको मास्टर्स के लिए करना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं रहेंगे और आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये रहता है कि मैं पहले मेरी चॉइस है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, पीएसयू में जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा पीछे रैंक आ गया तो एटलीस्ट मैं मास्टर्स के लिए चले जाऊँ और उसके साथ मैं पहले प्रिपरेशन करूँ। मुझे लगता है ये थॉट, क्योंकि बात मैं जितना करता हूँ स्टूडेंट से तो मुझे समझ में आता है ये थॉट तो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल ये ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो ये प्लान तो रहना ही चाहिए कि भाई अगर थोड़ा सा बुरा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं मास्टर्स के लिए चला जाऊँ, है ना। और ये है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन तो करना ही है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो चीज़ सोच रहे हो कर नहीं रहे हो तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति है वो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और वही व्यक्ति होते हैं जो आप फ्रेम में देख पाते हैं, है ना, जो उस समय अच्छा ये सोचने से एक बात याद आया, आपने कब सोचा कि मुझे एग्जाम लिखना है और किस दिन से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया? यही क्वेश्चन मैं बच्चे से पूछने वाला था। क्योंकि सर बच्चे का बैकग्राउंड आईआईटी का है। हाँ है ना बिल्कुल। तो चलो गेट मैकेनिकल फिर भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, बट व्हाई गेट एक्सी? आईआईटी का बैकग्राउंड होकर फिर एक्सी क्यों लिखा जाए आपने? सर लाइक मैकेनिकल एमई तो मैन था, पीएसयूज के लिए था, yes, ठीक है। बट एक्सी का ऐसा था कि एक थोड़ा बैकअप रहता है, तो एक थोड़ा सिक्योरिटी रहती है कि बाई चांस अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि सर एग्जाम प्रेशर में भी हो सकता है, मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ बट मे भी वो मेरा दिन ना हो, तो एक एटलीस्ट वो रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है तैयारी करते टाइम कि हाँ मेरे पास एक तो रहेगा। तो वही था, तो मैंने सर एग्जी दिया था, वो 7 को था और मेरा 14 को था, तो मैं 7 को एकदम फ्री माइंड से दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा वैसे भी एज है तो मैं इसको अच्छे से दूंगा, और वो भी था। बट एमई का दिया था तो थोड़ा प्रेशर आ गया था, मेरे को फील हुआ था, बट एग्जी मेरे को प्रेशर फील नहीं हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री माइंड होकर ऐसे दिया था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा बैकअप है, क्योंकि इससे अगर कुछ हुआ तो लाइक आईटीज का ऑप्शन रहेगा इस सब, तो ये तो एटलीस्ट ये तो रहेगा। रजत, ये तो आंसर हो गया कि आपने दोनों एग्जाम लिखे उसका। हाँ। अभी आंसर मुझे ये चाहिए कि आपने किस दिन सोचा कि मुझे गेट पेपर लिखना और है? मैंने सर अराउंड लाइक जून लास्ट में और जुलाई से स्टार्ट कर दिया था, मैंने मैथ्स स्टार्ट किया, मेरे फेवरेट था, वहाँ से थोड़ा मेरा लाइक सीटिंग सीक्वेंस क्या था? आप बढ़िया बात बोले। हाँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सर ऐसा होता है क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि तभी आप फुल सिलेबस टेस्ट का प्रैक्टिस हो पाएगी, 80% आप कर लो। तो सर लाइक मैंने जून क्लास में स्टार्ट किया था, मेरा ऐसा था कि सर मैं पढ़ने में स्ट्रगल कर रहा था, ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहा था, काफ़ी पता है, तो मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन था। हाँ। तो वो इसके लिए फिर मेरा फेवरेट था मैथ्स था, तो मैं जब मैथ्स पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। फिर मैं 2-3 आवर्स पढ़ता था, PYQ करता था, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैं कर देता सारे। फिर मैंने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया, तो फिर मेरा हैबिट बन गया था, फ्लो भी बन गया था। तो उसके बाद मेरा लाइक जो मेरे उस टाइम फेवरेट थे, जो हीट ट्रांसफर मेरा फेवरेट था, मैं वो अच्छे से किया। फिर मैंने सिलेबस देखा, फिर मैंने देखा कि कौन सा हाई वेटेज है, जैसे फ्लूइड है, थर्मो, इनका तो एक्जी भी है, तो ये तो मेरे को वैसे भी करनी है, तो ये मैं पहले करता हूँ। फिर मैंने वो किया। फिर मैंने देखा सर कि इंडस्ट्रियल के हर बार 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे ईजी है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक, एक बार कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार
10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आए थे और 2 मार्क्स मेरे 10/10 थे और मेरे और अराउंड 5 to 6 मिनट में हो गए थे मेरे, तो बहुत जल्दी हो गया था, अराउंड बहुत जल्दी हो गया था वो। तो एक वो हो गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग हर बार ही आता है, उसके क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया था। बस मैंने जैसे कुछ टॉपिक थे ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो लास्ट के कुछ थे, मेट्रोलॉजी से हर बार एक बार आता लेकिन कई बार नहीं आता, वो हो गया। और लाइक और कुछ टॉपिक थे, तो वो मैंने सोचा कि लास्ट में कर लूँगा, मैं ये कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास, जैसे मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, अगर आप जैसे अभी मार्च से या अप्रैल स्टार्ट करें तो आपके पास टाइम है, तो आप ट्राई करिए कि आप बुक को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बुक से थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलेगी सब्जेक्ट की, आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होगी अगर आप। हाँ, और अगर टाइम कम है तो आप ट्राई करिए कि 80 to 90% सिलेबस है वो कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद फुल सिलेबस और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका अच्छा रहेगा। आपने जून से स्टार्ट किया था, सिलेबस कब कंप्लीट किया और आपका पैरेलल क्या प्लान रहता था? जैसे आपने मैथ्स कंप्लीट कर दिया, हाँ। दूसरा सब्जेक्ट उठा, तो इसका रिवीजन कैसे प्लान करते थे, क्या रहता था? मेरा ऐसा था सर कि मैंने टेस्टिस ले रखी थी, एक दो ले ली थी और उसके बाद एक और ले ली थी। हाँ। तो मैं ऐसा था कि पहले कंप्लीट किया, तो उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे, तो मैं पहले देखता था टॉपिक क्या है, जैसे 3 टॉपिक है तो मैं वो 3 टॉपिक करता था, उनकी PYQ करता था, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लिखता था, फिर अगले 3 करता था, फिर उनका जो कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट होता था वो देता था। इससे फिर मैं एक सब्जेक्ट करके फिर ही आगे बढ़ता था, क्योंकि फिर वो थोड़ा ऐसा रहता था कि वो भी नहीं हुआ, आधा अधूरा है, तो मैं पहले वो कर लेता था, फिर उसके बाद नेक्स्ट रहता था। तो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देता था, पहले टॉपिक करता था, देखता था कि ये टॉपिक है, पहले मैं इनको करूँगा, तो ऐसे करके फिर सब्जेक्ट टेस्ट वो देता था, ऐसे रहता था मेरा। आज क्या हुआ है कि आप ऑलरेडी रैंक ले आए हैं, कि ये बातें जब आप कर रहे हो कि हाँ कि मैंने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उस समय जैसे अभी स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि सर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने दिन में ख़त्म करूँ। वो तो सर जिनका जितना वेटेज होगा उसके हिसाब से टाइम लगेगा। हाँ, तो और सर ऐसा होता है कि आप अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो वो इवेंचुअली आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जल्दी करोगे फिर वो थोड़ा जल्दी भी वो होगा, फिर रिवीजन में भी आपको टाइम लगेगा। आप अच्छे से करोगे तो आपका जो अगला जो रिवीजन होगा वो कम होगा, और उससे अगला होगा वो और जल्दी होगा। तो आप थोड़ा अगर वेटेज अगर अच्छा 7 to 8 मार्क्स अगर हैं तो वो तो डिजर्व करेगा ना, वो तो टाइम तो डिजर्व करेगा वो सब्जेक्ट, तो उसको तो अच्छा करना पड़ेगा। उसके क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं 2 मार्क्स के, तो फिर उसको तो टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जब आप पहला रिवीजन करते हो तो आपको ज़्यादा समय लगता है, दूसरा रिवीजन करते हो तो उससे कम समय लगेगा, तीसरा करोगे उससे और कम समय लगेगा, और नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते जाते हैं तो समय कम लगता है आपको रिवीजन करने में। कुशाग्र सर, मैं बच्चे की बात को थोड़ा सा समराइज भी करना चाहूँगा, जी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया है। सर देखो, मतलब हम हमेशा बोलते हैं ME+XE इज द की। मैकेनिक हमने आज तक कभी नहीं बोला कि XE आपका प्राइमरी पेपर है। हाँ। प्राइमरी पेपर आपका मैकेनिकल है, लेकिन साथ में आप XE भरो। मतलब बच्चा तो सर IIT बैकग्राउंड का, स्टिल ही इज लुकिंग फॉर द बैकअप की बाई चांस अगर मेरा बिगड़ गया तो एटलीस्ट XE से मेरे को कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो मैं तो यार बच्चों आपको बोलूंगा, मतलब आप बेझिझक होकर ME+XE या जो भी आपका, मान लो किसी का PI का इंटरेस्ट है, आप PI भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बैकअप जरूर लेकर चलना। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है सर, इस साल भी काफी बच्चों के साथ हुआ है जिनका मैकेनिकल बिगड़ा लेकिन XE में, और उनका इंटरेस्ट भी था हायर एजुकेशन का। बिल्कुल सर, तो वो मैच हो गई सारी चीजें ना सर। प्लीज हाँ वही ना सर, कि अगर मुझे क्रिकेट खेलने आता है और एक ही मैच में मुझे 2 बार बैटिंग मिले, हाँ ना, एक बार मिस हो गया है कोई बात नहीं, दूसरी बात तो वो ट्राइबल वाला मैं बॉलर को तो वो रहेगा। जी कुशाग्र, आप इस पे आपका क्या है? आपसे मैं सेम क्वेश्चन करूंगा, आपने कब सोचा कि मुझे पेपर लिखना है? प्रिपरेशन कब स्टार्ट किए? कितना समय लगा आपको सोचने में? क्योंकि बहुत सारे लोग ना सोचते रहेंगे, अभी मार्च से ये वीडियो देख रहे होंगे सर, वो सोचेंगे अरे यार गेट कर लेता हूँ, फिर वो जुलाई में, फिर सितंबर में नोटिफिकेशन में वो करेंगे ना कि आगे नोटिफिकेशन, तब लगेगा कि हाँ तैयारी करता हूँ, मैं भी गेट का फॉर्म भरता हूँ। तो भाई सोचने में कितना समय देना चाहिए, मैं वो जानना चाहता हूँ। वो स्पार्क पॉइंट क्या था कि मुझे यार गेट के लिए जाना है? तो आई थिंक जैसे अगर आप गेट का सिलेबस भी देखो, कॉलेज का सिलेबस देखो, इट इज़ द सेम। हाँ। तो समवेयर वो एक कंटिन्यूस लर्निंग पैटर्न तो होता है कि इवन तो आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर गेट, मैं पढ़ रहा था। बिल्कुल, आपके कॉलेज की वजह से ये चीज़ें। तो आपका कॉलेज भी आप बताइए प्लीज। मैंने बैचलर्स किया मैकेनिकल में, बिट्स पिलानी सर। तो
सो जैसे लाइक ओपन बुक टेस्ट ये सारी बातें कई स्टूडेंट्स को तो यही नहीं समझ में, क्योंकि क्या है open book? हाँ, मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हूँ, मतलब मेरा ग्रेजुएशन मास्टर्स वाले मैंने आईआईटी बॉम्बे से किया, तो वहाँ पर मैंने चीज़ें सीखी ये ओपन बुक और ये सब कुछ। उससे पहले तो मैं जानता भी नहीं था। मैट लैब तो मुझे लगता था कि कोई लैब है। हाँ, वहाँ आईआईटी में जाके मैं 3-4 दिन तक तो मुझे लगता था जिस लैब में सबको एक्सेस है वही लैब मैट लैब है। बाद में समझ में आया ये तो कोडिंग है ना। हाँ, और मजे की बात है कि मैं शुरू में मैट लैब ये समझता था, लास्ट में मेरा प्रोजेक्ट मैट लैब में मैंने किया, तो ये चीज़ आईआईटी ने दिया जी। सो एक कंटिन्यूस लर्निंग पास तो हमेशा रहता ही है कि इवन तो अब मैं गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था मैं भी कॉलेज में, बट मैं पढ़ाई फिर भी कर रहा था। तो मेरा स्पार्क पॉइंट शायद तब आया था व्हेन आई मतलब मेड द डिसीजन कि मुझे फर्दर स्टडीज के लिए जाना है। Yes. तो मुझे एक पाथ ऑफ एंट्री चाहिए था। गेट इज़ अ वेरी फेमस pathway for most students कि आप गेट देके you can apply for direct admissions। तो आई थिंक वो मैंने अराउंड नवंबर दिसंबर के आसपास मैंने डिसाइड किया था कि आई विल अप्लाई फॉर मास्टर्स बिकॉज तब मेरा कौन सा नवंबर दिसंबर में 2025 में 2025 में बेसिक्स स्ट्रांग थे ना सर, पहले से बेस पूरा बना हुआ है। फॉर्म तो भरा होगा ना पहले। हाँ, फॉर्म भर दिया था, हाँ, डिसीजन मेकिंग की मुझे जाना है। आप डिसाइड कर लियो पेपर लिखना है तभी फॉर्म भर रहे हो। तो मैं नहीं, एक्चुअली he was working no? मैं एक्चुअली फॉर्म हर साल भर देता ओके, ठीक है। तो वो एक अलग चीज होती है कि फॉर्म भर दो, फॉर्म भर देते हैं, चलो ठीक है, फिर अगर देखते हैं। मन बना तो दे देते हैं, नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो बट यस मतलब प्रिपरेशन, इवन तो मैं सब बोलता हूँ कि ठीक है मैंने अलग से डिसाइड किया था कि मैंने दिसंबर या नवंबर से स्टार्ट करा, एक्चुअली मेरी लर्निंग जर्नी तो अंडर ग्रेजुएट से ही शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, लाइक जैसे सर ने बोला अगर बेसिक स्ट्रांग है तो टाइम कम लगता है, तो वो एक फैक्टर था। क्या है ये जो सुनेंगे ना नवंबर दिसंबर, उनको लगेगा कि अच्छा 2 महीने में हो जाता है। भाई वो बताए हैं कि ये 2 महीने नहीं, वो 4 साल अपने ग्रेजुएशन बिल्कुल। है ना, और उससे पहले भी बहुत अच्छे से पढ़िए वहाँ पे, चीज़ें बहुत अच्छे से सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय तो देना पड़ेगा। आप कितने भी सुरमा क्यों ना हो, है ना, शानदार क्यों ना हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर एजुकेटर्स भी हैं, मैं सर को जानता हूँ, है ना, खूब मेहनत करना पड़ता है, इतना पता है चीज़ें, ठीक है जी सर। तो सागर, मैं ना कल काफ़ी और बच्चों से ही बात कर रहा था, एंड आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है ना, एंड यू मे गो फॉर PhD आल्सो। आप विश्वास नहीं करोगे सर, मतलब यू आर सो मच इंस्पिरेशन फॉर देम। जो कल रैंकर्स आए थे वो मुझे बोल रहे कि सर कुशाग्र भैया भी जा रहे हैं PhD के लिए, सर हम भी प्लान कर सकते हैं क्या? मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन कितने लोगों से मिले होंगे हम, 20-25 लोगों से मिले होंगे, उसमें भी XC के मेरे ख्याल से 10 मान लीजिए। जी जी जी, 10 में से कम 3-4 बच्चों ने मुझे बोला सर भैया जा रहे हैं PhD के लिए, सर हम लोग भी प्लान कर सकते हैं, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मतलब आप देख रहे हो, मतलब ये तो वो बच्चे हैं जो मतलब हम कल फिजिकली मिले, ना जाने कितने सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि मतलब यू आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस आल्सो कि भाई ये भी एक ऑप्शन है। और रजत, फाइनल क्वेश्चन, दिल खोल के बता दो, अनअकैडमी ने कैसा हेल्प किया? लाइक मेरा तो मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था, तो मैं आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट से गो थ्रू हुआ, तो मेरे को तो पता चला। लेकिन मैंने एक्जी का पेपर भी ये डिसाइड किया था कि वाई एक्जी, आपका ये था कि वाई एक्जी, तो मेरे को पता चला कि एक ऑप्शन मैंने सुना था कॉलेज में कि एमई और एक्जी होता है कि एक 2 पेपर दे सकते हैं। तो मेरे को फिर मैंने एमई तो मेरा डिसाइडेड था, तो फिर मैंने जब डिसाइड किया एक्जी का, फिर मेरे को पता सर, और सर फ्लूट पढ़ाते हैं। मैंने जब कॉलेज के टाइम था तब आपसे पढ़ा था, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को पता था कि आप फ्लूट तो पढ़ाते हैं। फिर मैंने देखा कि सर का फ्लूट का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा है और बेसिक थर्मो का भी पूरा संकल्प सीरीज है, तो मैं तो खुश हो गया कि वो मेरे पास एक स्ट्रक्चर हो गया। मैं यही बता रहा था, हाँ गोल्ड माइन, तो मैं इसलिए बता रहा था कि एक फॉलो करने वाला, तो मैंने सोच लिया था कि मैं एकदम सर को फॉलो करूंगा अच्छे से, और मेरी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से होगी, तो मैंने वही किया था। मैं नोट्स भी बनाए थे एकदम प्रॉपर, क्योंकि मेरे को एग्जिट लिखना था, तो मेरे को तो बार बार रिविजन करना पड़ेगा इनका, तो मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे से। पहले ये फ्लूट किया था अच्छे से, एक बार किया था, और फिर उसके बाद वही सेम टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह दिए थे, और फिर मैंने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सर से किया था। तो फिर मैं डिसाइड किया था कि इन दोनों से मैं एग्जिट लिखूंगा, तो ऐसे ही था। तो लाइक हेल्प तो सर क्या, मैं तो बोलूँगा कि मेरी रैंक आपकी वजह से ही है, और एक ये भी सर मोटिवेशन भी था कि अब मेरे को AIR 1 पढ़ा रहे हैं एग्जी,
तो मैं भी ले आऊँगा, क्योंकि सर A1 पढ़ा रहे हैं मेरे को, तो मैं क्यों नहीं लेके आ सकता, बिल्कुल। सर पढ़ा आराम से लेके आ सकता हूँ। तो एक मोटिवेशन भी था लेक्चर के स्टार्टिंग में, जब A1 दिखता था सर का, तो एक मोटिवेशन था लेक्चर के, एक इंथुजियाज्म से स्टार्ट करते थे, तो वो था कि हाँ तो ये बहुत बेनिफिट है, और लगता है तो मोटिवेशन तो ऐसा रहता ही था। तो ये सर तो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। मैंने बच्चे के नोट्स देखे सर, हैंड राइटिंग बहुत प्यारी है, अच्छा बहुत प्यारी है। मतलब ये हालांकि इसका गेट से कोई बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बट हैंड राइटिंग इज वेरी नाइस। आई हैव सीन द नोट्स जो बच्चे ने बनाए थर्मोफ्यूब के, बहुत क्या, मैंने इसको उसी टाइम पे बोला था यार तुम्हारी हैंड राइटिंग तो बहुत जबरदस्त है। तो ये लिखो फिर। हाँ सर, वो क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था ना जून में, तो टाइम थोड़ा कम था, तो इसलिए बाकी ESC का प्लान तो हाँ, क्योंकि ये काफ़ी गेट और अच्छा ऑलमोस्ट हो ही गया अच्छा, तो अब ESC के लिए मैं कर सकते हैं And सर, यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। बच्चे ना सर कई बार मतलब बहुत हड़बड़ी में सर गेट और ESC दोनों साथ में लेकर चलते हाँ अब सर देखो बच्चे का कॉन्फिडेंस यहाँ पहुंच गया है ना कि यार गेट तो मैंने फोड़ दिया, अब ESC भी मैं मचा दूंगा। और सर देखो थोड़ा बहुत सिलेबस तो एक्स्ट्रा है ESC में, वो अपना जब साथ में पढ़ने जाते हैं तो काफी, क्योंकि गेट अपने आप में बहुत कॉम्पिटिटिव है। थर्मल पार्ट में तो काफी है सर ESC में एक्स्ट्रा सर सब्जेक्ट ही है, दो Subject ही सब्जेक्ट अलग है भाई। दो सब्जेक्ट अलग है यार। अलग है टेक्निकल में, उसके अलावा आपका जो इंजीनियरिंग एबिलिटी है वो 10 सब्जेक्ट अलग है। तो मैं सर वो सब अलग है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पार्ट ही अलग है। हाँ। साइकिल यहाँ तीनों मिला के उतना है, वहाँ अलग अलग IC RAC पावर पॉइंट ना से। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल गेट में, टेक्निकल में हाईएस्ट हाई वेटेज है वहाँ पे। वहाँ पे आपको प्री में तो नहीं देखने को मिलता है था ना, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया। मतलब 2-4 रहते हैं, तो वो पेपर का पैटर्न अलग हो जाता है। स्पेशली आप प्री नहीं निकाले तो मेंस तक पहुंचोगे नहीं, मेंस में भले वेटेज है लेकिन प्री नहीं निकालोगे तो मेंस तक पहुंचोगे नहीं। ये सारी चीजें होती है। तो यस है ना, तो कंक्लूड करते हैं। यस सर। सो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि रैंक जो है वो ये बताता है कि आपने एग्ज़ाम में क्या किया, और ये भी बताता है कि आप उससे पहले, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है ना जो एक दिन पढ़ के आपने टॉप मारा है, हाँ ना, ये तो नहीं है। तो ये आपका पूरे साल का मेहनत, और भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार परफॉर्म किए हैं जो एक बार में उनका नहीं हुआ था, है ना। क्योंकि एक बच्चा रजा तो लास्ट में 20 नंबर आया था, फिर 60 नंबर लाया, इस तरीके की चीज़ें है ना उनकी जर्नी। मैं वही कह रहा हूँ कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हाँ आप ध्यान रखिएगा कि आपने जो करना है लाइफ में, बाकी लाइफ यही है दोस्त, है ना, ये चलते रहेगा। बस अर्थ ये है कि इस भीड़ में आप अलग कहाँ खड़े हो, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए मेहनत है, और सबसे आसान चीज जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है वो है पढ़ाई करना सर। आई फील ऑल्सो कि इससे आसान चीज है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम, और मैं चाहूँगा कि 2027 की बात हो, 2028 की बात हो, और आप लोगों को मैं चाहूँगा कि जब इंजीनियरिंग सर्विस की बात हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, और मैं आपको चाहूँगा आप जो रिसर्च करना चाहते हो, मैं आपके ब्लॉग्स पढ़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल आपके रिसर्च पेपर के साइटेशंस लेना चाहूँगा मैं, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। और बाकी जो मैं भी एक चीज उम्मीद कर रहा हूँ, नाउ दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेट एक्सी पेपर। जितना अवेयरनेस आप लोग फैला सकते हो प्लीज फैलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप लोग भी फोड़िए, और एक चीज़ और है, इन लोग फोड़े हैं, आप लोग भी फोड़ेंगे, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है लेट्स क्रैक इट।